Good evening, students. Good evening. I'm Hemlata Yadav with you, and we are discussing Chapter 10 Microbes in Human Welfare of Biology 044 is the subject code, and this is Chapter 10. In this, we have to study about the microbes and their role in the human welfare. You can see the microbes are the organism which we can not see by naked eyes. हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, but हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं. Microbes are found in all habitat. Microbes सब जगह हमें मिलते हैं. They may be protozoa, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, कुछ भी माइक्रोब्स के टाइप्स हैं ये. Most of the microbes are useful to human beings. बहुत माइक्रोब ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ में कुछ प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं. जैसे दही है, जो कर्ड है वो फॉर्म होता है एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड. थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं जब हम मिल्क में, तो कर्ड बन जाता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं. जो स्टार्टर मल्टीप्लाइज इन सूटेबल टेम्परेचर. जैसे भी हम उसको थोड़े से कर्ड को डालते हैं मिल्क में, तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं और मिल्क को कर्ड में चेंज कर लेते हैं थोड़े टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर पे. आप यहाँ देख रहे हो रॉड शेप जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं, इन्हीं बैक्टीरिया ने ऊपर जो डायग्राम में दिख रहा है रेड बाउल में कर्ड बन रहा है, इसे बनाया है. तो ये बैक्टीरिया एबल होते हैं दूध को कर्ड में चेंज करने के लिए. ट्रेडिशनल ड्रिंक तोड़ी, जो कि पाम से बनती है, पाम ट्री से बनाते हैं लोग साउथ इंडिया. फर्मेंटेशन, जो पाम ट्री का सैप होता है, लिक्विड होता है, उससे फर्मेंटेशन करा के तोड़ी बनाते हैं बैक्टीरिया की मदद से. डो एंड ब्रेड भी जो है वो फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया से बनता है. ब्रेड इज मेड फर्मेंटेड बाय बेकर्स यीस्ट. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट जो है वो बनाती है इनको. एंड इट इज यूज इन मेकिंग इडली, डोसा, इनमें भी यूज करते हैं हम यीस्ट को. चीज चीज इज मेड ऑफ पार्शियली डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क. चीज मिल्क के पार्शियल डिग्रेडेशन से बनती है. लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरिया. लार्ज होल्स जो बनते हैं स्विस चीज में, वो CO2 बनने से, एक बैक्टीरिया है प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मिनी, इसके वजह से बनते हैं लार्ज होल्स. देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हेल्पफुल हैं, जैसे कि फर्मेंटेड बेवरेजेस, बियर, वाइन, विस्की. इनमें अल्कोहलिक बेवरेजेस में ब्रूअर यीस्ट यूज होती है. ब्रूअर यीस्ट का नाम हमारा Saccharomyces is genus and cerevisiae is the species. Saccharomyces cerevisiae is the full name of the yeast. Wine, beer, distilled are produced without distillation. Whiskey, brandy and are done by the distillation. So the distilled beverages are having large amount of alcohol content, and the non-distillated are having less content of the alcohol. Then after that, antibiotics. Alexander Fleming first discovered antibiotic penicillin from an fungi, Penicillium notatum. तो Penicillium notatum फंगी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनवाया. पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करी गई पेनिसिलियम नोटेटम से. It is used to cure many bacterial diseases. Streptokinase नाम की जो एंजाइम है, it is extracted by Streptococcus bacteria. Streptococcus bacteria से streptokinase एंजाइम बनाई गई. It is used as a clot buster. Clot buster के फॉर्म में यूज होती है वो, for removing the clot from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction. पेनिसिलिन का डायग्राम दिखा रखा है. पेनिसिलियम फंगस का आपको यहाँ माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है, किस तरह से इसके फिलाइडोफोर्स हैं.
उसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडियाज, यहाँ पर जुड़े हुए कोनिडीज आपको दिख रहे हैं इसमें। एंड यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की एक एंटीबायोटिक दिखाई दे रही है, सॉरी स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की एंजाइम दिखाई दे रही है जो कि क्लॉट बस्टर है। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसके नीचे उसका ऑर्गेनिज्म दिखा रखा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को। तो दीज आर द चेन्स, स्ट्रेप्टो मीन्स in the chain, present in the chain, then coccus means round. So streptococcus bacteria are producing streptokinase. Organic acids are also produced and extracted by microbes. तो सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्टेड होता है फंगस से एस्परजिलस नाम की, एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्ट होता है बैक्टीरिया से एसिटोबैक्टर, लैक्टिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड बाय लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और एंजाइम्स जो हैं, useful enzymes of the bacterial importance are proteases, pectinases, lipases, cellulases। तो enzymes भी बनाई जाती हैं organisms बैक्टीरिया से, जो कि pectinases, lipases, cellulases हैं। और फिर इन्हें माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए is produced by fungus called Trichoderma polysporum। साइक्लोस्पोरिन ए ऐसी और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि फंगस से बनता है और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम उसे बनाती है। इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम आता है। यानी किसी हमें किसी का भी अगर ट्रांसप्लांट के वक्त कोई ग्राफ्ट लगाया गया है, हमारी बॉडी उसे एज अ फॉरेन मानकर आगे इम्यून सिस्टम बहुत उसके ऊपर एक्ट करता है। तो ऐसे इम्यून सिस्टम को ग्राफ्ट एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए देना पड़ता है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस बनाती है। ये नेम्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, उसका क्या यूज है। स्टैटिन्स वहां पर मोनोसेकस पपुरस नाम की फंगस बनाती है स्टैटिन, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को कहते हैं सीवेज। इसके अंदर लार्ज अमाउंट में ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स, पैथोजेंस भी, खराब ऑर्गेनिजम्स भी इसमें डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इन्हें नेचुरल वाटर बॉडी में डालने से पहले इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पास करवाना ज्यादा जरूरी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीस इस सीवेज के पानी को साफ कर देते हैं। एसटीपी में आप देख रहे हो कि खराब पानी आ रहा है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आ रहा है, और वो इस प्लांट में आकर साफ किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन प्रोसेस करी जाती है, फिजिकल रिमूवल है ये कुछ सीवेज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने का। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, तैरती हुई जो खराब वेस्ट चीजें हैं वो हटाई जाती हैं। द ग्रिट, द सॉइल, स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। थोड़ी देर के लिए अगर टैंक में भर के रख दिया जाए सेटलिंग टैंक में, तो सेडिमेंटेशन से जो भारी पार्टिकल है वो सेटल हो जाते हैं, रिमूव सेडिमेंट हो जाते हैं। एंड देन इफ्लुएंट जो अपर पानी है सुपरनेटेंट का, वो आगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी में पास कर दिया जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सीवेज के प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है और विग्रेस ग्रोथ एरोबिक माइक्रोब्स की करवाई जाती है। ये माइक्रोब्स ग्रो होकर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं। इसके लिए ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जितना ऑक्सीजन जरूरी होता है उसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बीओडी। हम देखते हैं कि जब बीओडी सीवेज वाटर का कम हो जाता है, तब इफ्लुएंट यानी कि अब थोड़ा साफ हो गया है पानी, बीओडी उस पानी का कम हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड कम हो चुकी है, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर अब कम बचा है, तो कम ऑक्सीजन डिमांड हो रही है और पानी साफ हो चुका है। जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स बन जाते हैं, सफाई होगी तो गंदगी एक जगह इकट्ठी होते हुए अपना अमाउंट बढ़ाएगी, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता रहेगा, वो
डिग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो इसको स्लज बोला जाता है। स्लज, ज्यादा अमाउंट का स्लज तो एनरोबिक डाइजेस्टर में छोड़ दिया जाता है कि इसका डाइजेशन होगा, बट थोड़ा सा स्लज एनरोबिक डाइजेस्टर में डालने के बाद थोड़ा सा स्लज बच जाता है, उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसे वापस पंप कर दिया जाता है एरेशन टैंक में। तो एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कंटेंट होता है, कुछ फंगस होती है, कुछ प्रोटोजोआज होते हैं, तो इनको वापस एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है थोड़ा स्लज को, उसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी कहते हैं। बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन 1 liter of water. BOD measures the organic matter present in the water. Greater the BOD, the most polluting the water potential is. जितना ज्यादा BOT होगा, आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 वाटर सैंपल्स हैं, एक में BOD 80 है, एक में BOD 10 है और एक में BOD 1 है, तो जो जिसमें BOD ज्यादा है 80, वो मोस्ट पोल्यूटिंग है, देन 8 वाला एंड देन 1 वाला, जिसमें सबसे कम BOD वो साफ पानी होगा। तो हाँ, आई होप आपको BOD का मतलब समझ में आ गया। बायोगैस प्लांट दिए हुए हैं इस चैप्टर में। बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जिसके अंदर मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और हाइड्रोजन होती है। गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये गैस बनती है और इसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है कि बायोगैस प्लांट में कंक्रीट का टैंक होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे हो कि बायोगैस प्लांट दिखा रखे हैं आपको, उसके साथ गैस कनेक्शन भी दिखा रखा है, एंड कंक्रीट का ये रहता है। तो यहाँ पर बायोगैस पे डिस्कशन हो रहा है। बायोगैस के प्लांट में कंक्रीट टैंक बायो वेस्ट को स्लरी के फॉर्म में इकट्ठा करके और फिर उससे बायोगैस बना के जो वेस्ट रिलीज करते हैं ऐसे स्लरी, वो हम स्पेंट स्लरी को हम मैन्योर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग कवर is played over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial methanogenic activity. फ्लोटिंग कवर स्लरी के ऊपर रखा रहता है जो और ऊपर उठता जाता है जैसे जिसमें गैस भरती जाती है। बायोगैस प्लांट हैज एन गैस आउटलेट which is connected to a pipe to supply biogas to house. Used slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizers. Biogas thus produces used for cooking and lighting. ये इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, डायग्राम इस तरह का बुक में भी आपको दिया हुआ है। एक तरफ से हम इसमें स्लरी डालते रहते हैं, यानी कि वाटर और काउ डंग का मिक्सचर डालते रहते हैं इस टैंक में, थिक पेस्ट, और इस पाइप से ये अंदर जाता रहता है और इस चेम्बर में ये यहाँ पर डाइजेशन चलता रहता है, एनरोबिक डाइजेशन। एंड दूसरी तरफ से जो यूज्ड स्लरी है वो बाहर भी निकलती रहती है जिसे स्पेंट स्लरी बोला जाता है, और ये गोबर की खाद के फॉर्म में, मेन्योर के फॉर्म में फील्ड में भी यूज हो सकता है। यहाँ पर जो डिग्रेडेशन के बाद जो बायोगैस बना वो बायोगैस कलेक्टर टैंक में, गैस टैंक में भरता रहता है जो ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पर जो कनेक्शन लगा हुआ है बायोगैस का पाइपलाइन के थ्रू, अब वो घर में भेजी जा सकती है उससे गैस टैंक से, जहां पर ऑर्गेनिज्म इसे यूज कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड। कुकिंग गैस की तरह ही बायोगैस यूज हो जाती है। Biocontrol is the controlling of the plant disease in the pest using biological methods. लेडी बर्ड जैसे एक ऐसी इंसेक्ट है जो कि एफिड्स को नेचुरली कंट्रोल करती है, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, ये लेडी बर्ड है, ये एफिड्स जैसे इंसेक्ट्स को खा जाती है। ड्रैगन फ्लाइज जैसे होती हैं वो मॉस्किटोज का पॉपुलेशन कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म फूड चेन का हिस्सा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता ही है। तो देखिए आप कैसे जो लेडी बर्ड है वो एफिड्स को खा रही है। तो अगर एफिड्स से बचाना है हमें, तो हम लेडी बर्ड की अगर अच्छा नंबर अपने फील्ड में रखेंगे तो एफिड अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। मस्किटोज को कम करना है तो हमें ड्रैगन फ्लाइज उसके नेचुरल बायो कंट्रोल है एजेंट। माइक्रोब इन बायो कंट्रोल,
ऐसे माइक्रोब भी यूज किए जाते हैं बायो कंट्रोल के लिए, जैसे BTA, बैसिलस thuringiensis। ये कंट्रोल करता है कैटरपिलर्स को। इसके ड्राई स्पोर्स अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिए जाएं और प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिए जाएं, तो दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट इसे खा लेते हैं। एंड द गट ऑफ द लार्वा, द टॉक्सिन रिलीज किल्स द लार्वा, टॉक्सिन जो निकलता है वो लार्वा को किल कर देता है। थोरेसिक, यहाँ पर भी आपको यही BT इसका थ्यूरिंजिसिस का स्पोर का बॉटल दिखा रखा है कि कैटरपिलर को अगर हम किल कर देते। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस, ट्राइकोडर्मा भी फंगस है जो कि बायो कंट्रोल में हेल्प करती है। जो भी ट्राइकोडर्मा है वो दूसरी ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करती है। ये हाइपर पैरासाइट है दूसरे हार्मफुल पैथोजेंस की। तो ट्राइकोडर्मा हेल्प इन कंट्रोलिंग सेवरल प्लांट पैथोजेंस। वहीं पर बैक्यूलोवायरस एक ऐसे पैथोजन को, बिकॉज ये बैक्यूलोवायरस ऐसे ग्रुप ऑफ वायरस हैं जो कि इंसेक्ट के को किल करने में रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस के मेंबर्स हैं ये। दीज वायरसेस आर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम insecticidal application. They have no negative impact on the plants, mammals, birds and fish. ये species specific narrow spectrum के हैं और इन्हें integrated pest management में useful role play करते हैं। Now coming to microbes help in the enriching soil nutrients. Biofertilizer के फॉर्म में microbe soil का nutrient भी बढ़ा सकते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल में पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर और उसका लेवल सॉइल में बढ़ाता है। एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में। एंड राइजोबियम तो सिम्बायोटिकली रूट्स के अंदर रहकर करता है। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक फिक्सर, बट एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर आर द फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। And mycorrhiza fungus symbiotically associated with the roots of many plants. mycorrhiza fungus phosphorus को बढ़ाने में प्लांट्स के अंदर वो हेल्पफुल हैं। माइकोराइजा के ये एडवांटेज आपको दिखता है। एंड mycorrhiza increase the phosphate levels in the organisms. तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हो गया है। बायो फर्टिलाइजर्स का ही टॉपिक बचा है। माइक्रोराइजा की बात चल रही थी कि ये फॉस्फोरस को बढ़ाता है सॉइल में एंड इट मेक्स द प्लांट रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन। दूसरे रूट बॉर्न पैथोजन भी नहीं होते प्लांट को, क्योंकि उसमें माइक्रोराइजा का एसोसिएशन दिख रहा है। और रेजिस्टेंट टू टॉलरेंट टू द सैलिनिटी एंड रॉट भी ये रहती हैं ऑर्गेनिज्म। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है of the Anabaena nostoc, because Anabaena nostoc साइनोबैक्टीरिया का फॉर्म है। ये भी एक ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि एक्वेटिक एरिया में ज्यादा तर नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एरिया में भी करते हैं पर एक्वेटिक में भी कर सकते हैं क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है। मैनी ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं ये भी। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर और डायग्राम देकर नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया का एग्जाम्पल डायग्राम के साथ दिया हुआ है कि ये तीनों बायोफर्टिलाइजिंग एजेंट है। तो आज हमने चैप्टर 10 कंप्लीट रिवीजन कर लिया और उसके बाद हमने बायो कंट्रोल और बायोगैस के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, उनके स्टेप्स के, प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इवन द एंजाइम एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल, बायो एक्टिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, इनके बारे में पढ़ा। माइक्रोब कैसे हमारे हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक हमारे ह्यूमन वेलफेयर में इन्वॉल्व है, वो हमने पढ़ा। आई होप आपको ये बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर समझ में आया होगा एंड अब आपको इजीली आप इसके कॉन्सेप्ट समझकर अब आप लर्न कर सकते हैं चैप्टर को एंड अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। विद दिस विश I would like to end the video here, and you hit the like button if you like the video and share my channel with the other classmates of class 12th.
Thank you and happy learning.